अरे वाह के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं जो कल जो दिया था आपका पार्ट 4 ईसीएचएस का वॉल्यूम 1 जो 33 पेज तक कवर किया था, उससे आगे जो है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले कि मुझे कमेंट मिला है, किसी एक ने लिखा है जो सर्विंग पर्सन ने, बोलता है कि सर ईसीएचएस जो है सर्विस पर्सन को नहीं है, केवल एक्स सर्विसमैन के लिए है। देखिए, ईसीएचएस का अर्थ ही है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, केवल रिटायर्ड पर्सन के लिए होता है। सर्विस पर्सन के लिए जैसे आप लोगों को केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, असम राइफल को भारत के अन्य भागों में भी, अन्य स्टेटों में भी मिलिट्री हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल यानी कि सर्विस हॉस्पिटल लागू होना चाहिए आप लोगों को। और जहाँ तक ईसीएचएस है, केवल ये रिटायर्ड पर्सन के लिए है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है पेज नंबर 33 और ये है आपका एग्जिबिट्स P5। देखिए ये चिट्ठी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 30 दिसंबर 2002 का। ये पॉलिसी लेटर है। देखिए ईसीएचएस का मैं आरटीआई के थ्रू मंगाया था। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इसी में है। देखिए पारा 2 में लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन, इसको बोलते हैं ट्विन कंडीशन, यानी कि ईसीएचएस मिलता है केवल सर्विस पर्सन को जो कि एक्स सर्विसमैन है, सॉरी, और पेंशनर है। जो पेंशन निकलते हैं ना, जो ट्विन कंडीशन एक्स सर्विसमैन और पेंशन इसका है। देखिए ये एग्जिबिट P6 में है। देखिए ये भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री का चिट्ठी है 22 जनवरी 2008 का। ये भी मैं आपका जो डिफेंस डीएससी और आपके कोस्ट गार्ड, इनका जो सैंक्शन हुआ था ईसीएचएस, उसका अथॉरिटी लेटर है। इनको सैंक्शन दिया था सरकार ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 22 जनवरी 2008 को। देखिए इसके बाद आता है एग्जिबिट P7। देखिए P7 जो है, ये है, मैंने आर्मी चीफ को चिट्ठी दिया था। उस वक्त जनरल विक्रम सिंह सर थे पीवीएसएम, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने एक एप्लीकेशन दिया था। ये जो एड्रेस देखिए मेरा त्रिशूर वाला एड्रेस है। इसका सब्जेक्ट मैटर था एक्सटेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस कवरेज टू रिटायर्ड आसाम राइफल पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर। 4 लेटर जो है इसमें मैंने रेफरेंस के तौर पे दिया था। नंबर 1 दिया था जो कि ईसीएचएस का जो सैंक्शन है, जो कोस्ट गार्ड और डीएससी को जो सैंक्शन लेटर जो मैंने ऊपर बताया, वो कॉपी भेजा था। और दूसरा जो है, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जो इन्होंने ईसीएचएस दिया था, वो चिट्ठी इनको मिला था 21 मार्च 2011 को, एसएफएफ को। उसके बाद मैंने जो एडॉप्शन जो है 18 मार्च 2011 का, जो सीएपीएफ का जो न्यू नोमेनक्लेचर वाला था, जिससे आसाम राइफल को हटा दिया था, क्योंकि आसाम राइफल को बोला था सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसके अलावा जो है 28 जून 2011 का ग्रांट ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज टू आसाम राइफल्स, ये जो 4 चिट्ठी A, B, C और D, इसको मैंने अटैच किया था। और ये मैंने लेटर लिखा है। लेटर जो आप लोग बाद में जब आप लोग पढ़ लेना, जो चिट्ठी जो मैंने दिया था आर्मी चीफ को, ये था। देखिए आपको ये बताने का मतलब ये है, 24 सितंबर 2012 का चिट्ठी है। देखिए मेरा सिग्नेचर है। इसका कॉपी मैंने डिफेंस सेक्रेटरी को दिया, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो सेक्रेटरी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनको दिया था कॉपी। सेक्रेटरी वेलफेयर वार्प का जो एमएचए का, उनको दिया था। और डीजीआर साहब को दिया था। उसके अलावा जो है ईसीएचएस, सॉरी, जो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट होता है, एक मेजर जनरल, उनको दिया था कॉपी। ईसीएचएस के एमडी को दिया था, मैनेजिंग डायरेक्टर को। उसके अलावा जो है सीजीएचएस का जो डायरेक्टर है, उनको मैंने दिया था ये कॉपी। और हेडक्वार्टर डीजीआर का जो आरएसआर डायरेक्टर को दिया था, और द प्रेसिडेंट आरएसआर सेंटर को। और आरएसआर सेंटर को मैंने बताया था कि उनको जितने भी जो हमारे आरएसआर सेंटर है इंडिया में, उनको भी कॉपी देना है करके। देखिए ये दिया। उसके बाद P8 में जो है, हमने जो वार को मैंने लेटर लिखा था, ये जो एप्लीकेशन जो दिया है मैंने, उसका क्या हुआ करके, तो उन्होंने मुझे बताया फॉर एक्सटेंशन ऑफ, जो सेंट्रल वार ऑफिसर है आसाम राइफल को, उन्होंने फॉरवर्ड किया था। देखिए वार एमएचए ने बोला था कि ये जो वी तुलसी नायर साहब का एक चिट्ठी आया है, उसको आप विचार कीजिए और उसके ऊपर कमेंट दीजिए करके। लेकिन इन्होंने वो कॉपी मेरे को भी दिया था। देखिए इसलिए मैं इधर अटैच किया है। और ये P8A, ये भी फिर दोबारा वार्प का है। उसमें उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया है। इसमें लिखा है कि उन्होंने असम राइफल को भेजा था, तो असम राइफल ने उनको रिप्लाई दिया है कि comments on issue and they have intimated that paramilitary force personnel are not eligible for ECHS membership। देखिए ECHS membership का अधिकार नहीं रखता है। However, this point will be raised for discussion during next apex body meeting held under the chairmanship of वार्प का जो चेयरमैन के अंदर जो अगला मीटिंग होगा, उसमें ये पॉइंट रखेंगे बोल के उन्होंने हमको दिया था। तो एग्जिबिट P9 देखिए, 9 में है
ये भी है आपका जो आर्मी को मैंने एक आरटीआई किया है, इसका रेफरेंस लगाया है मैंने, जो चिट्ठी हमने दिया था आर्मी चीफ को उसका एड्रेस लगा के जो है ये जो इन्फॉर्मेशन मांगा है उनको, डिटेल्स ऑफ एक्शन टेकन ऑन एप्लीकेशन रिफर टू। ये आर्मी से मैंने पूछा कि जो एप्लीकेशन का क्या आपने एक्शन लिया। दूसरा मैंने उनको बताया, हैज़ एनी प्रपोजल ऑन एक्सटेंशन ऑफ ईसीएचएस कवरेज टू रिटायर्ड असम राइफल पर्सनल एंड द डिपेंडेंस रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर डीजीआर से यदि कोई आपको चिट्ठी मिला या नहीं ईसीएचएस का कवरेज देने के लिए असम राइफल को, वो मैंने पूछा था इनसे। उसका जवाब में उन्होंने मेरे को दिया है, बोलता है कि यानी एक्सट्रैक्ट जो ईसीएचएस का जो रिप्लाई है वो इसमें है, देखिए 9 जनवरी का जो मैंने P9A में लिख दिया है। उन्होंने मेरा जो आरटीआई का रिफ़र किया, बोलता है कि द एप्लीकेशन हैज़ बीन परस्यूड, एप्लीकेशन को पढ़ा है उसके बाद ये फॉलोइंग एक्शन लिया है करके। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर देखिए, ट्विन कंडीशन ऑफ बीइंग एन एक्स सर्विसमैन एंड पेंशनर फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स डीएससी कोस्ट गार्ड आर मैंडेटरी। उन्होंने डीएससी और कोस्ट गार्ड को भी मिला दिया। देखो केवल ट्विन कंडीशन वालों को भी कोई दिया जाता है, पर्सनल ऑफ पारामिलिट्री फोर्स डू नॉट फुलफिल, इनका फुलफिल नहीं करता है जैसे आसाम राइफल को, वो उसको नहीं मिलेगा। उसमें फिर मैंने ये पूछा था कि क्या कोई ईसीएचएस के बेस में आसाम राइफल से कोई लेटर मिला है इंडियन आर्मी को, बोला नहीं, नो करके मेरे को रिप्लाई दिया है। और इसके बाद है P10, देखिए P10 जो है एक्स सर्विसमैन का जो डेफिनेशन है उसका एक 27 अक्टूबर 1986 का कॉपी भी मैंने रखा है। इसमें केवल उनको बताना था मैंने कोर्ट को कि जो एक्स सर्विसमैन है वो केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स का उसी को एक्स सर्विसमैन बोलता है। डीएससी देखो जिसको ईसीएचएस दे रखा है इन्होंने, वो जो है एक्स सर्विसमैन में आता नहीं है, तो इसी को बताना था मैंने कोर्ट को। और ये देखिए उसके बाद P11 रखा है हमने, ये जो एक आरटीआई दिया था, आरटीआई इन्फॉर्म लेटर दिया था मैंने कोस्ट गार्ड को, ये पूछने के लिए कोस्ट गार्ड को मैंने 3 सवाल पूछा था। डू रिटायर्ड पर्सन ऑफ कोस्ट गार्ड क्या है, स्टेटस अंडर एक्स सर्विसमैन के अंदर आता है क्या रिटायर्ड पर्सन कोस्ट गार्ड का? उन्होंने जवाब दिया था मुझे नो, नहीं आता है, जैसे आसाम राइफल की तरह। और बोला है कि क्या न्यू कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है वो कोस्ट गार्ड को लागू है? उन्होंने बोला था यस है, यानी कि आसाम राइफल की तरह। इज एनी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, पुराना जो पेंशन स्कीम है वह कोस्ट गार्ड के लोगों को लागू होने के लिए क्या सरकार के साथ आप लोगों ने कुछ करस्पॉन्डेंस किया है? बोला यस, जैसे आसाम राइफल में किया था, मतलब ये उन्होंने दिया था। और एग्जिबिट P11A, इसमें भी एक आरटीआई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो भी सेम मैंने सीकिंग इन्फॉर्मेशन कोस्ट गार्ड है कोई दिया है, देखिए कोस्ट गार्ड आर, उनको मैंने पूछा था द आरटीआई एप्लीकेशन CV तुलसीना इज ट्रांसफर टू DAG MB पाठक, उसका रिप्लाई उन्होंने इस प्रकार से दिया है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये कोस्ट गार्ड है जो मैंने पहले आपको बताया, नो SS सेम वही है, यानी कि वो उनका ऊपर भी जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन लगता है, वो जो है ये एक्स सर्विसमैन नहीं है। मैंने कोर्ट को मैंने बताना था आसाम राइफल की तरह ही है कोस्ट गार्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उनको सरकार ने जो है दे रखा है ईसीएचएस, लेकिन हमको मना कर दिया केवल इसलिए कि हम MHA के अंदर आता है, पारामिलिट्री फोर्स है। एग्जिबिट P12 देखिए, P12 में भी मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर ही दिया है, ये जो सेना भवन को दिया था मैंने, इट इज़ रिक्वेस्टेड फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर मेंशनड इन, ये जो सेंट्रल और ईसीएचएस का, ये इसी के बेस में मैंने चिट्ठी मांगा था जो पॉलिसी लेटर है ईसीएचएस वाला, तो ये जो है मैंने दिया है। और ये P2 है देखिए एग्जिबिट, इसमें भी जो है सेना भवन ने मेरे को रिप्लाई दिया है एंड एक्सट्रैक्ट इस प्रकार से दिया है, देखिए ये है, दोबारा उन्होंने मेरे को इसके लीगल सेक्शन से आया है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर मेंशनड इन पारा इतना, तो इन दिस कनेक्शन फोटो कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो चिट्ठी मुझे उन्होंने दिया है देखिए 22 जनवरी 2008 का। और फिर दिखा है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट DIG MB पाठक, जो भी है जो कोस्ट गार्ड, उन्होंने जो बोला है कि एक सर्विसमैन ने कैसे दे दिया उनको, तो उसमें बताता है पर्सनल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैव बीन ग्रांटेड ECHS मेंबरशिप बाय गवर्नमेंट लेटर नंबर, इतना बस बता दिया उन्होंने, फलाना चिट्ठी के अनुसार उनको ECHS मिला है करके। और ये जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में जो पूछा था अलग सा क्वेश्चन, तो उसका जवाब दिया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतना लेटर डेटेड इतना एक्सट्रेक्ट कॉपी इन टू ट्विन कंडीशन बीइंग एक्स सर्विसमैन एंड पेंशनर आर मैंडेटरी फॉर बिकम, जो मैंडेटरी तो बोलता है देखिए, लेकिन 2 ऑर्गेनाइजेशन को जैसे हमको बाद में पता चला SFF और कोस्ट गार्ड जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं है वो लोग, उनको दे दिया देखिए, जो हमको दिया नहीं था।
तो ये जो है फिर हमने इसका ऊपर ये है चिट्ठी उट्ठी दिया है इन्होंने, और वो पूरा लेटर जो है इसको मेंशन किया है। एग्जिबिट P 13 में देखिए, 13 में भी जो है सेम है, ग्रांट ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज़ टू रिटायर्ड आसाम राइफल पर्सन। हमको जो कैंटीन फैसिलिटी जो मिला था 5 अप्रैल 2011 को, कोर्ट को हमने ये बताना था कैंटीन हमको मिला है क्योंकि सर्विस करते समय हमको CSD मिलता है, रिटायर होने पर भी हमको CSD मिलता है। उसी प्रकार सर्विस करते समय हमको जब मिलिट्री हॉस्पिटल लागू है तो रिटायर होने के बाद में भी हमको ECHS मिलना चाहिए, ना कि CGHS। तो एग्जिबिट नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये भी कोर्ट मास्टर जनरल से जो कैंटीन जो सेंक्शन हुआ था उसका लेटर है। देखिए ये जो कैंटीन मेरा स्मार्ट कार्ड भी मैंने बताया कोर्ट को, मेरे पास देखिए आर्मी की तरह है स्मार्ट कार्ड, कैंटीन से हम सामान लेते हैं, उसी प्रकार जो है हमको ये भी मिलना चाहिए ECHS भी। तो अभी जो है देखिए पेज 61 हुआ है, तो पेज 61 तक 10 मिनट हो चुका है। तो जो है तो आज इतना ही देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम होने से आप लोगों को जो है पढ़ने में दिक्कत होगा, समय कम मिलेगा। कहने का मतलब ये है आज का ये पार्ट 5 है। देखिए अब जो हमारे मेंबर है या कोई सर्विंग पर्सन है जिन्होंने ये देखा नहीं, तो इनको पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, जो 24 जनवरी 2024 का जो वीडियो है, एक एक करके देखते जाइए तो आपको सीक्वेंस मिलेगा। अचानक आप जैसा पांचवा पार्ट आप देख रहे हैं तो आपको पिछला पता नहीं है, 4 में मैंने क्या बोला था, 3 में क्या बोला था, 2 में क्या बोला था। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 ये 5वां है। तो शुरू से देखिए और तब आपको पता चलेगा कि देखिए कैसे सिस्टमेटिक के लिए जाना पड़ता है कोई भी चीज़ सैंक्शन लेने के लिए। उसमें कुछ कमिटमेंट है, समय देना पड़ता है, और उस सीक्वेंस को छोड़ना नहीं है, अरे जवाब नहीं है चलो बंद करो, ऐसा नहीं, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।